अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम लोग आते हैं ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की एक टाइप है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मेनली दो डिजीज़ आती हैं। एक हमारे पास है सार्कोइडोसिस, ठीक है, और दूसरी हमारे पास है हाइपर सेंसिटिविटी नमूनिया, ठीक है, नमूनाइटिस, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले अब हम आते हैं सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस जो है ना, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, ठीक है, और ये मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसकी जो कॉज होती है ना, मेनली अननोन होती है, ठीक है। तो मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। एटियोलॉजी जो है वो अननोन है, और इसमें नॉन कैशिएटिंग ग्रेनुलोमास बनते हैं, ठीक है, नॉन कैशिएटिंग ग्रेनुलोमास, ठीक है। अच्छा, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन तो हम ऑलरेडी थर्ड ईयर में पढ़ चुके हैं कि इट्स अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन विच देयर इज़ गोइंग टू बी एग्रीगेशन ऑफ द स्कैटर्ड लिम्फोसाइट एंड इसके अलावा जो है हमारे पास बी सेल्स एंड फिब्रोब्लास्ट सेल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, वो तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब सार्कोइडोसिस में हमारे पास जो है ग्रेनुलोमास बनते हैं, लेकिन वो नॉन कैशियस होते हैं, ठीक है, नॉन कैशियस होते हैं। इसके अलावा ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है एंड मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है। फिर इसकी आप जब मॉर्फोलॉजी देखते हो ना, तो मॉर्फोलॉजी में आपको जो है इसमें तीन चीज़ें नज़र आती हैं। एक हमारे पास है ये नॉन कैशिएटिंग, ठीक है, नॉन कैशिएटिंग होता है, ठीक है। नॉन कैशिएटिंग होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। लेट मी क्लियर इट अ बिट फॉर यू गाइस। देखो, हमें जब हम लोग ग्रेनुलोमास को देखते हैं ना, तो बीच में हमें जो है ना, नॉर्मली तो हमें सेंट्रल कैशियस नेक्रोसिस नज़र आती है, ठीक है, अगर हम टीबी के ग्रेनुलोमास की बात करें। फिर हमें एपिथेलाइड सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है, इसको आप लैंगरहैंस सेल्स भी कहते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमें जो है ना स्कैटर्ड टी लिम्फोसाइट्स नज़र आते हैं, ठीक है, और उसके सराउंडिंग में हमें फिब्रोब्लास्ट सेल्स नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सार्कोइडोसिस होता है, तो इसमें हमारे पास जो सेंट्रली कैशियस नेक्रोसिस थी वो नहीं होती, बाकी एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इन मॉर्फोलॉजी वी आर गोइंग टू सी दी शॉमन बॉडीज़, ठीक है। शॉमन बॉडीज़ अब क्या होते हैं? शॉमन बॉडीज़ आर द कलेक्शन ऑफ द कैल्शियम एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ठीक है, in that granuloma, ठीक है। And apart from that, we're going to see the asteroid bodies as well. And what are asteroid bodies? So in this granulomas, we're going to see the stellate shape cells which are going to be present inside the giant cells, ठीक है। क्या होगा कि मॉर्फोलॉजी में एक हमें नॉन कैशियस ग्रेनुलोमास नज़र आएंगे, एक हमें स्क्वामेन बॉडीज़ नज़र आएंगी, और एक एस्टेरॉइड बॉडीज़ नज़र आएंगी, ठीक है, जो हमारे पास स्टिलेट शेप होती हैं और जाइंट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इसकी हम पैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारे पास सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है मेनली, ठीक है, टू अन आइडेंटिफाइड एंटीजन। मतलब एंटीजन तो हमें नहीं पता कौन सा एंटीजन है, बिकॉज इट्स अननोन एटियोलॉजी है इसकी, ठीक है। तो एंटीजन बॉडी में फॉर एग्जांपल इंटर हो गया विच इज़ अननोन, इट इज़ गोइंग टू इनिशिएट सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ठीक है। एंटीजन के अगेंस्ट हमारे पास CD4 T cells बनेंगे विच आर द हेल्पर T cells, एंड दे आर गोइंग टू बी कंबाइनिंग विद दैट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोना हैव increased level of the different cytokines, ठीक है। After increasing the level of the cytokines, we're going to have the non-cacheating granulomas. अब इसमें सार्कोइडोसिस में जो इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस हैं वो कौन कौन से हैं? इंटरलॉकिन 2 है, जो हमारे पास टी सेल्स की एक्सपेंशन कॉज करता है, मतलब टी सेल्स का लेवल बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरफेरॉन गामा है, जो हमारे पास मैक्रोफेजेस की एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरलॉकिन 8 है एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास होगी इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है। अब इस पर हम आते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया कि मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब मल्टीपल इसके ऑर्गन या सिस्टम बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लंग्स इन्वॉल्व हो सकता है, CNS है, CVS है, इसके अलावा लिवर इन्वॉल्व हो सकता है, स्प्लीन इन्वॉल्व हो सकती है, किडनी, आई, ग्लैंड्स एंड स्किन, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, और हाइलम में ना हमारे पास लिम्फेडेनोपैथी स्टार्ट हो जाएंगी। हाइलम में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे लिम्फेडेनोपैथी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा CNS में मेनली डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है और नर्व पल्सिस हो सकती हैं। CVS में जो है ये हमारे पास एरिथमियास और हार्ट ब्लॉक्स वगैरह और सडन डेथ वगैरह कॉज कर सकता है। लिवर में हेपेटोमेगैली, स्प्लीन में स्प्लीनोमेगैली, ठीक है। किडनी में हमारे पास ये रीनल स्टोन्स एंड नेफ्रोकैल्सी वगैरह काज कर सकता है, मतलब नेफ्रॉन में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। आई में मेनली ये इंटीरियर यूवियाइटिस, मतलब यूविया जो होता है ना उसकी इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, एज
शोग्रान सिंड्रोम, जिसको हम सीका सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें आंखें जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, ठीक है, मेनली अगर हम सिर्फ आंखों की बात करें, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंड्स जो होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, मेनली जो है पैरोटिड ग्लैंड इनलार्जमेंट होती है, और हमारे पास लैक्रिमल ग्लैंड इनलार्जमेंट होती है। स्किन में हमें एरिथेमा नोडोजम नज़र आता है, ठीक है, मतलब मेनली जो होते हैं पर्पलिश पैचेस होते हैं जो हमें शिन पर नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फेस पर हमें जो है ना स्किन पे वो ल्यूपस प्रीनॉय जो है ऐसे पर्पल तितली टाइप बनी होती है नाक के इर्द गिर्द, ठीक है। वो आप पिक्चर गूगल कर लो, आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सार्कोइडोसिस, ठीक है। अच्छा, ये इतना ही सफिशेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं हाइपर सेंसिटिविटी नमोनाइटिस, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी नमोनाइटिस में क्या होता है कि हमारे पास इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एंटीजन है ना, वो इंटर हो गया लंग्स में, ठीक है, और लंग्स में डायरेक्ट छोटा सा एंटीजन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल, मैं दो बंदे में मैं हूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है। हम लोग किसी इंडस्ट्री में जाते हैं या किसी खेत में जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी खेत में जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास हमें कोई एंटीजन मिलता है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बुक में टेबल अच्छा सा बना हुआ है, उससे आप लोग कर लेना, ठीक है। तो वो दोनों के लंग्स में एंटर हो जाता है, ठीक है, दोनों के लंग्स के एल्वोलाई में जाके एंटर हो जाता है। अब एक बंदे को जो है हमारे पास एलर्जिक एल्वुलाइटिस होगा, ठीक है, विच इज़ दी हाइपर सेंसिटिविटी नमोनाइटिस, और दूसरे बंदे को नहीं होगा। सो इट डज़ नॉट हैपन इन एवरी वन, बट इट कैन हैपन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास वो एंटीजन जो है वो बॉडी में एंटर हो गया, लंग्स में एंटर हो गया, एल्वुलाई तक जाएगा, एलर्जिक एल्वुलाइटिस वगैरह कॉज कर लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना जो एंटीजन होता है ना, ये हमारे पास मेनली इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी वजह से हमारे पास डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, मेनली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, लेकिन टाइप 3 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें बुक में एक टेबल बना हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड जो इस हाइपर सेंसिटिविटी नमोनाइटिस का है, ठीक है। तो इसमें से ना मेनली एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है ना मेनली कुछ जो है मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। जैसे फार्मर लंग्स है ना, फार्मर लंग एक डिजीज़ होती है, ठीक है। ये किसकी वजह से होती है? ये मेनली मोल्डी हे की वजह से होती है। मोल्डी हे क्या होता है? मोल्डी हे जो है ना, आप चारे को कहते हो, ठीक है। चारा जो हम लोग गाय भैंस को डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो चारा जो सूखा हुआ चारा नहीं होता वो ना, ठीक है, मोल्डी है, ठीक है। आप गूगल से पिक्चर भी देख लेना उसकी, ठीक है। तो उस पर अगर कोई मोल्ड बन जाए, मतलब कोई फंगस उस पर आ जाए ना, उस हे पे, चारे पे ना, तो वो अगर इनहेल कर ले बंदा, ठीक है, और वो लंग्स में चला जाए, एल्वुलाई में चला जाए, तो वो आपकी फार्मर लंग काज कर सकता है। और उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास है माइक्रोपोलीस्पोरा फिनाई, ठीक है, माइक्रोपोलीस्पोरा फिनाई। इसके बाद है बेगासोसिस, ठीक है। बेगासोसिस जो है ना, ये हमारे पास एक डिजीज़ होती है, लंग डिजीज़ होती है। मेनली किसकी वजह से होता है? ये शुगर केन, ये जो गन्ने का छिलका नहीं होता, उस वो जब ड्राई हो जाता है, ठीक है, तो उस पर एक फंगस आके अटैक कर लेता है, उस पर उसकी मोल्ड बन जाता है, ठीक है, जिससे मोल्डी प्रेस्ड शुगर केन, ठीक है। तो मतलब मैंने बता दिया, गन्ने का जो छिलका होता है, जो गन्ने का ठोस होता है जो बच जाता है जूस निकालने के बाद, उस पर अगर वो ड्राई हो जाए, फिर उसके ऊपर आके फंगस का मोल्ड बन जाए, ठीक है, तो और वो बंदे के लंग्स में चला जाए उसका कोई पाउडर ना, तो उसकी वजह से भी बंदे में एक बेगासोसिस हो सकता है। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो हमारे पास है थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीटिस, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है ह्यूमिडिफाइड लंग, ये भी एक डिजीज़ है, ये मेनली होती है कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफायर। कोल्ड मिस्ट ह्यूमिडिफायर जो है ना, मतलब बहुत सारे लोगों के घर में ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, मतलब एक बॉक्स टाइप होता है, उसमें आप डिफरेंट सेंट्स डालते हो, ठीक है, और वो जो है वो स्प्रेड करता है पूरे घर में, ठीक है, मतलब आपकी हवा को ह्यूमिडिफाई करता है, और स्मेल उसमें अच्छी अच्छी स्मेल्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से भी हमारे पास ह्यूमिडिफाइड लंग्स हो सकते हैं। और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है ना, दैट्स दी थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीटिस, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने 3 जो है फंगल एंड बैक्टीरियल एंटीजन में कर लिए हैं। फिर इसके बाद इंसेक्ट में जो है मोलर लंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास मेनली डस्ट कंटेमिनेटेड ग्रेन की वजह से होते हैं, मतलब उन दानों की वजह से, उन जो खाद वगैरह की वजह से जो हमारे पास जो उसके ऊपर डस्ट हो, ठीक है। और मेरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास है सीटोफिलस, ठीक है, सीटोफिलस ग्रैनारिस, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है
एनिमल प्रोडक्ट ना, एनिमल पिजन जो ब्रीडर लंग्स होते हैं, ठीक है, पिजन ब्रीडर्स लंग्स, ये भी डिजीज़ का नाम है, और ये मेनली पिजन की जो ड्रूपिंग्स होती हैं ना उनकी वजह से होता है, ठीक है। और वही ड्रूपिंग में कुछ प्रोटीन्स होते हैं उनकी वजह से। अब केमिकल्स वर्कर लंग्स हो सकते हैं, ठीक है, मेनली केमिकल की वजह से होते हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, और इसमें डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, आइसोसाइनेट हो सकता है, एनहाइड्राइड वगैरह हो सकता है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, ठीक है। अब हमारे पास है तीसरी टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीजेस। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में फाइब्रोसिस कर लिया था और हम लोगों ने ग्रैनुलोमास कर लिए थे, ठीक है, ग्रैनुलोमेटस लंग डिजीजेस, ठीक है। अब हमारे पास है पल्मोनरी यूसिनोफिलिया, ठीक है, जिसमें यूसिनोफिल का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट डिजीजेज आ जाती हैं, जैसे लोफलर सिंड्रोम है, ठीक है। अब लोफलर सिंड्रोम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि किसी एक पैरासाइट होता है जिसको हम कहते हैं एस्कैरिस लम्ब्रोकॉइडस, ठीक है, ये उसकी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, इसको आप सिंपल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया भी कह सकते हो। ये हमारे पास ट्रांजिएंट पल्मोनरी लेशंस होती हैं इसमें, ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब खुद ब खुद ठीक हो जाता है, बहुत छोटे अरसे के लिए डिजीज़ होती है, 1 महीने में तकरीबन खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब इसमें यूसिनोफिल का लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेनली जब आप एक्सरे में देखते हो तो लंग्स में इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं यूसिनोफिल्स के। इसके अलावा वी आर गोइंग टू हैव इंक्रीज लेवल ऑफ द यूसिनोफिल्स इन ब्लड एज वेल, एंड इसमें जो एल्वुलर सेप्टम होता है वो भी थिकंड हो जाता है, एंड दैट्स इट, यू डन विद लोफलर सिंड्रोम। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास डिफरेंट और डिजीज़ होती हैं जिसमें यूसिनोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि एक्यूट यूसिनोफिलिक नमूनिया है। एक्यूट मतलब एकदम यूसिनोफिल का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें भी एकदम एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं ना, तो सेम है, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रॉपिकल यूसिनोफिल जो है, यूसिनोफिलिया जो है मेनली ये होता है हेलमेंथिक इन्फेक्शंस की वजह से, ठीक है। हेलमेंथिक मतलब डिफरेंट पैरासाइट्स की वजह से होता है। फिर इसके बाद सेकेंडरी यूसिनोफिलिया होता है जो डिफरेंट और डिजीज़ की वजह से, जैसे कि ड्रग इंड्यूस या एस्थमा वगैरह की वजह से हमारे पास जो डिजीज़ होती हैं उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे पास यूसिनोफिल्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। देन वी हैव द इडियोपैथिक वन इन विच द कॉज इज़ अननोन, ठीक है, दैट्स इट। अब हमारे पास आता है फोर्थ वन, ठीक है, विच इज़ द लास्ट टाइप ऑफ द रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, द फोर्थ वन इज़ द स्मोकिंग रिलेटेड इंटरस्टिशियल डिजीज़। अच्छा, अब स्मोकिंग रिलेटेड ना, तो हमारे पास हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ जब हमने पढ़ी थी तो मैंने बता दिया था कि स्मोकिंग की वजह से कौन सी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती हैं, मेनली एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा कंसर्न जो है ना वो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ के साथ है। तो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ जो हमारे पास होती हैं स्मोकिंग की वजह से, तो वो हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास है डीस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया, जिसको आप डिप भी कहते हो, ठीक है, डीस्क्वेमेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया। और सेकंड हमारे पास है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है, ब्रोंकियोलाइटिस, ठीक है। अब जो हमारे पास ये डिप जो है ना, इसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजिकली जब आप देखते हो तो मैक्रोफेजेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। मैक्रोफेजेस के अंदर ना आपको डस्की ब्राउन पिगमेंट नज़र आ रहा होता है मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है, सही है। तो ये आपका एक वो है, क्या कहते हैं, आपके लिए एक गुड साइन है जो आपको फाइंड करने में हेल्प कर सकता है कि बंदे को डिस्क्रिमिनेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो होता है ना डिस्क्रिमिनेटिव इंटरस्टिशियल नमूनिया मेनली अल्वुलाई में होता है। और जब आप रिस्ट्रिक्टिव ब्रोंकियोलाइटिस की बात करते हो ना, तो उसमें भी सेम होता है, मैक्रोफेजेस का लेवल ज़्यादा हो जाता है, डस्की ब्राउन पिगमेंट होता है, और ये मेनली ब्रोंकियोल्स में होता है, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, एंड नेक्स्ट वीडियो से हम फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।